नाइवेस क्लास 12 उर्दू 306 का TMA सॉल्व TMA है ये 2024-25। 2025 में जिनका एग्ज़ाम है अप्रैल में और 2025 में अक्टूबर में, ठीक है, उनके लिए ये असाइनमेंट है। प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है, PDF भी बने बनाए भी अवेलेबल है। तो पहला सवाल है नोट तमाम सवालात लाजमी, हर सवाल के नंबर उसके सामने दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है और सवाल जो लिखेंगे आप ब्लैक पेन से और आंसर जो लिखेंगे उसका जवाब यानी वो ब्लू पेन से। दर्जे सवाल में से किसी एक सवाल का जवाब लिखना है 40 से 60 अल्फाज में। पहला सवाल है अफसानवी अलिफ या बा, तो मैंने इसमें बा करा। इसमें चौथाई के स्लोब बयान पर रोशनी डाली है, तो इसका जवाब देखिए आप यहाँ से लिखेंगे आप। इसमें चौथाई का स्लोब निहायत अनोखा, निराला, शानदार है, ज़बान दिलकश है और उर्दू की ज़बान पर उन्हें बतौर ख़ास महारत है। उनके मुकालमे बेहद पसंद किए जाते हैं। मुकालमों में तंज़ो ज़राफ़त भी खूब नज़र आती है। प्लॉट सीधे साधे मगर किरदार जीते जागते और खुश रंग है। उसमें शौक़ी तंज़ तंज़ो बेबाकी है। मुहावरात का इस्तेमाल भी वो खूब करती हैं। वे पूरे माशरे को गौर व खोज करती हैं और फिर उसमें खुलकर अपने अफसाने का तनावर दरख्त तैयार करती हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो हो गया ये। अब दूसरा सवाल है इसके अंदर, सवाल नंबर 2, 10 जेल में से किसी एक सवाल का जवाब लिखना है 40 से 60 अल्फाज में। दरवाजे खोल दो ड्रामे के किरदार में से कौन सा किरदार आपको पसंद है और क्यों, वजाहत कीजिए। ये वाला अलिफ करा है, बा भी कर सकते हैं, अलिफ भी। मैंने अलिफ करा है, उसको देखिए उसका जवाब। ये रहा सवाल वो और इसका जवाब ये है। तो इसका जवाब यहाँ पे देख सकते हैं। ड्रामा दरवाजे खोल दो में कुल 6 किरदार हैं, पंडित, नतनार और ये सब है। मज़कूरा वाला किरदार में सबसे पसंदीदा किरदार कमल कांत का है। कमल कांत जो है राम दयाल का बेटा है। वह एक रोशन ख्याल समझदार इंसान है। उसके दिल में किसी तरह का कोई ताज्जुब नहीं। यही वजह है कि वो बिना नाम पता पूछे एक क्रिश्चियन फैमिली को फ्लैट दे देता है, जिससे राम दयाल काफ़ी खफा होता है और उसी गुस्से में राम दयाल का दिल का दौरा पड़ता है। फिर कमल कांत उसी डॉक्टर की ज़ूर मन्नत को राम दयाल का इलाज कराता है। इस तरह कमल कांत का ड्रामा एक जिंदा, जावेद और मुतहर्रिक किरदार है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है इसमें कि 10 जेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में देना है। नज़्म परछाइयाँ में शायर को जंगो जदल से क्यों नफ़रत है, वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 13 है और इसमें मैंने अलिफ ही करा है, इसका जवाब देखिए। तो शायर को जंगो जदल से क्यों है, इसलिए नफ़रत है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जंग सिर्फ तबाही व बर्बादी का सामान फराहम करती है। शायर कहता है अब तक जितने भी जंग हुई हैं उनमें सिर्फ मादी नुकसान हुआ है, लेकिन अब अगर जंग हुआ तो ना सिर्फ मादी नुकसान हो बल्कि आखिरी हद तक तबाहियाँ होंगी, हत्ता के तसव्वुरात की परछाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। कोई सोचे समझने वाला नहीं रहा, उम्मीद और हौसले सभी तमाम हो गए, इंसान ज़िंदगी से मायूस हो गए। अगर ये वाक़या होता है तो दुनिया ही मिट जाएगी। इसलिए शायर दूरअंदेश है और यही सोचकर उसे जंगो जदल से नफ़रत है। इसीलिए इंसान को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े में घर, मोहल्ले, पड़ोसी, समाज और मुल्क का अमन व अमान दरहम बरहम रहता है। अगला सवाल है चौथा मैंने बा करा है। इसमें मरसिए के अंदाज़े बयां की तारीफ़ लिखनी और 2 मोतबर मरसिया के नाम लिखने हैं चौथे सवाल में। तो इसका जवाब देखिए आप। यहाँ से लिखेंगे मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके मानी मैयत पर आंसू बहाने गए हैं। उर्दू शायरी में मरसिया ऐसी नज़मों को कहते हैं जिसमें किसी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। यूँ तो किसी की मायूसी मौत का इजहार गम करने के लिए मरसिए लिखे जाते हैं, जैसे हाली ने गालिब का मरसिया लिखा और इकबाल ने दाग का। ऐसे मरसियों को शख्सी मरसिए कहते हैं। आगे है इसी के अंदर, उर्दू में आमतौर पर मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें वाक़यात करबला, गम अंगेज़ ज़दा हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का मातम हो। उर्दू में मरसिया की शुरुआत दक्किन से हुई। दिल्ली में मीर सौदा मरसिया लिखने में नाम पैदा किया। उन्होंने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखे और फिर यही शक्ल मुस्तकिल मकबूल हो गई। ज़बान व बयान के एतबार से मीर अनीस का मुकाबला कोई और मरसिया गो नहीं कर सकता, ठीक है। इनके कलाम में सलासत, रवानी, फसाहत, बलागत और शगुफ्तगी पाई जाती है। उर्दू के दूसरे अजीम मरसिया गो मिर्ज़ा दबीर हैं। अनीस और दबीर के बाद भी मरसिया लिखे गए लेकिन उनके मेयार पर पूरा न उतर सके, ठीक है जी। ये चौथे सवाल का जवाब लिख देना। इसके बाद जो है अगला सवाल है, दर्ज जेल में से किसी एक सवाल का जवाब लिखना है 100 से 150 अल्फाज में। तो अलिफ कर लिया। हमें हमेशा ज़माना
रंग बदलता रहता है, सफ़ेद रंग में अक्सर सिया मुँह करते, हमेशा मैं ना गिरेबा को चाक चाक किया, मैंने गिरेबा तमाम उम्र रफ़ू गर रहे रफ़ू करते। ठीक है। तो ये सवाल है, मंदजा बाला अशार की तशरीह करनी है, तो तशरीह देखिए। तशरीह जो पहला शेर था, हमेशा रंग ज़माना बदलता रहता है, सफ़ेद रंग है आखिर सिया मुँह करते। तो इसमें है कि तब्दीली ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है, गुज़रते वक्त के साथ साथ इंसान के हालात भी तब्दीली आती है। इंसान बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे तक पहुंच जाता है और उसके काले बाल अपना रंग बदल कर सफ़ेद हो जाते हैं। और जो इसका दूसरा शेर था, हमेशा मैंने गिरेबा को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफूगर रहे रफू करते। यानी शायर कहता है कि जब इश्क में शिद्दत आ जाती है और महबूब से मुलाकात की उम्मीद होती है, तो आशिक जवानी हो जाता है, जुनूनी हो जाता है। जुनून की हालत में आशिक अपने कपड़े फाड़ देता है। और यहाँ पे कह रहा है, शायर जुनून की शिद्दत हमेशा तारी रहती है, इसीलिए वो मुसलसल क्या करता रहता है, कपड़े फाड़ता रहा और रफू करने वाला उन्हें रफू करता रहा। गज़ल में रफूगर और रफू इस्ताराती इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल किए गए। तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। इसका अब दूसरा पॉइंट है कि मंदरजा बाला अशार किस शायर के हैं, ये वाला। तो ये जो शायर हैं इनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। ये हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनकी ये गज़ल लिखी हुई है। आप लिखेंगे मंदरजा बाला शेर के जो शायर हैं वो हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। इसके बाद तीसरा सवाल है, तीसरा मतलब पाँचवें का ही तीसरा, अपनी पसंद का कोई शेर लिखो। तो अपनी पसंद का जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप शेर लिख दीजिएगा। मैंने ये लिख देता हूँ, जैसे आप गिनते थे आशना, जैसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो के ना याद हो। किसी का भी शेर लिख सकते हैं जो आपको याद हो। और गज़ल में मतला की तारीफ़ लिखें, गज़ल में मतले की तारीफ़ लिखें। तो ये सवाल उतारेगा, सवाल ब्लैक से और जवाब ब्लू से। तो इसका जवाब देखिए, आप लिखेंगे गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, एक मिसाल मुलाहिज़ा हो। ठीक है, तो मिसाल भी लिख देंगे, दरवाजे पे पिंजरे में तोता होगा, झूठे बर्तन घर में कोई धोता होगा। तोता और धोता काफ़िया हो गए, जबकि होगा रदीफ़ है। इसी तरह गज़ल के आखिरी मिसरे, ये वाली बात नहीं लिखनी, मक्ता कहते हैं, ये छोड़ दिएगा, बस यहाँ पे यहाँ तक लिख दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आखिरी सवाल है इसका, मतलब प्रोजेक्ट वर्क होता है। आखिरी सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क है कि इंटरनेट के ज़रिए अलिफ और बा है, मैंने बा करा है इसके अंदर। इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू ज़बान की अहमियत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे मकबूल सिर्फ कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह नफ़े बख्श है। तो तीनों के मतलब सवाल तो एक ही है, लेकिन एक को प्रोजेक्ट टाइप बनाना है। और प्रोजेक्ट टाइप बनाने का मतलब ये होता है कि आप उसे थोड़ा फैला के और वसी करके लिखना होता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है इसका। तो इसका जवाब देखिए आप। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू ज़बान की अहमियत। तो इसका जवाब ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू ज़बान की अहमियत। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान उर्दू है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़ास तौर पर रेडियो है, क्योंकि रस्म ख़त पस यानी का मसला नहीं, इसीलिए उर्दू हिंदी तकरीबन एक जैसी ही ज़बान है और यही ज़बान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी है। ये ज़बान क्योंकि इब्तिदा से ही अवामी राब्ते की ज़बान है, इसीलिए कद्र के नई ईजाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी राब्ते की ज़बान बनी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत में उर्दू ज़बान की अहमियत। अब यहाँ पे रेडियो और उर्दू ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इसके बारे में लिख दिएगा कि मास मीडिया में रेडियो की अहमियत के बारे में आप जान चुके हैं। रेडियो क्योंकि ज़बान का ही मीडिया में, इसीलिए इसमें ज़बान की अहमियत सबसे ज़्यादा है। आम जिंदगी में बोली जाने वाली उर्दू आज भी रेडियो की एक बहुत बड़ी ज़बान है। रेडियो की तिजारती और गैर तिजारती सर्विस इस ज़बान से फ़ायदा उठा रही हैं। फ़िल्म और उर्दू, ठीक है, ये भी इसी का हिस्सा आपको लिखना है। फ़िल्म का मीडिया क्योंकि शुरू से ही वो रहा है, मतलब मुतासिर रहा है और फिल्मों का ज़बान भी आज है, यहाँ तक ये वाली बात लिख दिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसका दूसरा मतलब जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे मकबूल सिर्फ कौन सी है। तो इसका जवाब यहाँ पे आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूँ तो रेडियो, फिल्म और टेलीविज़न तीनों का ही शुमार है, लेकिन इनमें सबसे मकबूल तरीन सिर्फ टेलीविज़न है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है किस तरह नफ़ा बख्श है। तो इसका जवाब लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
किस तरह नफ़ा बख्शे, तो आप लिखें अखलाकी कदर और तालीमी मालूमात के इस्तेमाल हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नफ़ा बख्शे। ठीक है, ये वाली बात आप इसमें लिख दीजिएगा। तो आपको मैंने जवाब बता दिया, यहाँ से लिखना है ये पूरा और ये वाली बात लिखनी है पूरी। ठीक है, रेडियो और ये फिल्म वाला पूरा लिख दिएगा, ये भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये इतना पोर्शन और फिर लास्ट में ये वाला। ठीक है, PDF वगैरह चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इंशाल्लाह हैंड रिटन भी मैं अपलोड करूँगा धीरे धीरे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।